चल ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, है ना। आज क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो आपको दो तरीके से होता है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। एक कि आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, एक कि आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो दो तरीके का होता है। एक कि आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी स्केलर से यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक कि आप वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तब आप किसी वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी दो तरीके का होता है। वो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना। तो अब इन्हीं सारे चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। हमने पहले ही लिख रखा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने पहले ही लिख रखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, है ना। यानी किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर से कैसा होगा, यानी कि किसी वेक्टर को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने लिखा कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद स्केलर n then magnitude of vector change n times। मैंने कहा कि अगर किसी भी वेक्टर को आप स्केलर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स चेंज कर जा रहा है। यानी मानिए कोई वेक्टर है, कुछ भी है, कोई वेक्टर मानिए कि ये आपको एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मानिए मास बराबर 2 kg। तो मास 2 kg यानी कि n का वैल्यू 2 है। तो अब आप एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, सीधा वो जो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एक्सेलरेशन a था उसका मैग्नीट्यूड सीधा n टाइम्स चेंज कर जाएगा। यानी n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, हमने मास 2 ले रखा है, तो आपको क्या हो जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा, है ना। तो हमने कहा कि आपको इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद स्केलर n देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज n टाइम्स। हमने कहा कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स चेंज कर जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये लाइट ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, आप कहे कि अब देखिए वो तो स्केलर है तो वो तो निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, वो स्केलर है तो निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लिखा कि इफ n इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिमेन सेम। अगर n पॉजिटिव हो गया तो आपको वेक्टर का डायरेक्शन वही रह जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड n टाइम्स चेंज कर देगा। यानी n पॉजिटिव हो गया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड n टाइम्स चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रह जाएगा, है ना। फिर हमने लिखा इफ n इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज चेंज बाय 180 डिग्री। मैंने लिखा कि अगर n निगेटिव हो जाएगा तो वेक्टर का डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर n निगेटिव है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा ही n टाइम्स, वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा 180 डिग्री से। देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है। मैंने एक एग्जांपल लिया
कि इफ ए बराबर यानी कि एक्सेलरेशन बराबर 2i + 3j मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है। आप लगा भी सकते हैं, ना माने ना लगाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने लिया am बराबर 3 यानी मास बराबर 3 kg। आप kg लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कहा देन में n छूट गया है, देन फाइंड f इज इक्वल टू ma, यानी कि तब आप f बराबर ma निकालें, यानी am और a का मल्टीप्लीकेशन करें, यानी वेक्टर a को आप स्केलर m से मल्टीप्लाई करें। तो भाई आपको तो मैंने कहा ना कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही होगा कि आप अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे और वो भी स्केलर क्या है, पॉजिटिव है, अगर स्केलर पॉजिटिव रहेगा तो सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स चेंज कर जाएगा, जितना आपको स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा उतना टाइम्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा। तो आपको ये जो हो जाएगा f बराबर ये हो जाएगा m कितना है 3 है इंटू ये है 2i + 3j, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो और क्या, 6i प्लस देखिए है ना, ये हो जाएगा 9j। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। आप देखिए 3 कॉमन कर लिए, फिर ऐसा ही आ जाएगा, 3 कॉमन कर लिए तो 2i + 3j वही आ जाएगा, यानी कि डायरेक्शन वही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, ठीक है ना। आप इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो, मानो कि कोई फोर्स जो है, चलो फोर्स नहीं, आप ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है ना। कोई ब्लॉक है, इसका मास 5 kg है और ऐसे 30 डिग्री बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, और इसका एक्सेलरेशन इधर में था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पूछे अगर कोई कि फाइंड फोर्स, फाइंड F बराबर a में, है ना जी। तो F बराबर a में, यानी a क्या है, a इज द वेक्टर क्वांटिटी, a जो है a क्या है, a इज द वेक्टर क्वांटिटी, और m क्या है, स्केलर है, यानी किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन वही रह जाएगा और मैग्नीट्यूड m टाइम्स चेंज कर जाएगा, यानी कि वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उतना टाइम्स चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं डायरेक्शन चेंज हुआ 180 डिग्री से, डायरेक्शन नहीं चेंज होने के पीछे का कारण ये है बच्चा, इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि आपको ये जो स्केलर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आपको ये हो जाएगा 5 इंटू ये क्या है 2 बराबर 10। आपको मैंने कहा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो डायरेक्शन चेंज अगर नहीं करेगा तो ये जो फोर्स है थोड़ा सा ऐसा, ये जो फोर्स है इस ब्लॉक पे जो फोर्स ऐसे लग रहा होगा ये भी 30 डिग्री एंगल ही बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है ना, यानी उसी डायरेक्शन में ये भी, और ये F इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10, ठीक है। समझ आ रहा है बात, है ना। मैंने कहा कि आपको अगर स्केलर पॉजिटिव है
तो आप उस स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन वही रह जाएगा, डायरेक्शन वही रह गया। आपको 30 डिग्री एक्सेलरेशन बना रहा था, फोर्स भी 30 डिग्री ही बनाते रहेगा, सिर्फ फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक, चलिए अब देखो तो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या है कि आपको अगर a निगेटिव हो जाए, यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो स्केलर क्वांटिटी अगर निगेटिव हो जाएगा तो मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा ही, डायरेक्शन भी 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन भी 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा, तब देखते हैं क्या होगा। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान दो, एग्जाम्पल लो, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। मानिए कि आपको अभी में, देखिए ये क्या है आपको नहीं पता, देखिए ठीक है 12th में आपको पढ़ना होगा। मानो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है E, ठीक है ना, बस तुम मानो कि E वेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है नहीं है इसमें मत पढ़ो भाई, अभी तुम पढ़ोगे 12th में। ठीक है, मान लो कि E वेक्टर है कोई, मैंने E वेक्टर जो है वो ले रखा है 3i माइनस 2j, और मैंने कोई Q स्केलर है जो ले रखा है -10। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक्चुअली में F बराबर जो होता है वो होता है QE, यानी कि F हमें तब मिलेगा जब Q और E को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फॉर्मूला है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी 12th में पढ़ोगे। अभी बस मान लो कि कोई E वेक्टर है जो ऐसा है और Q कोई स्केलर है जो ऐसा है, और Q और E को मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स मिलता है, F मिलता है, ऐसा मान लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब मान लो तो जब ऐसा करोगे तो देखो, तो अब QE करो ना भाई, तो QE करोगे तो F बराबर जो हो जाएगा वो -10 3i माइनस 2j, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा -30i प्लस 20j। देखो डायरेक्शन जो है वो भी डायरेक्शन, ये था पहले क्या था, पहले I पॉजिटिव था और J निगेटिव था। अब क्या हो गया, I निगेटिव हो गया, J पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हो गया ना। अरे भाई देखो ना, पहले I क्या था, इधर था, पॉजिटिव था, है ना, अब I क्या हो गया, निगेटिव हो गया। I निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये है, कोई पेन वगैरह नहीं है, चलो इसी को देखो। पहले मानो I ऐसे था, पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव हो गया, इधर का हो जाएगा। तो जब इधर का हो गया तो कितना चेंज हो गया, 180 डिग्री चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अरे इधर से इधर हो गया तो 180 डिग्री चेंज हो गया। पहले J क्या था, निगेटिव था, अब J क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऊपर का हो गया। तो आपको कितना से चेंज हुआ, 180 डिग्री से चेंज हुआ। अगर ऐसे है और ये ऐसे हो जाए तो 180 डिग्री से चेंज हो जाता है ना। तो मैंने कहा देखो चेंज हो गया, I पहले पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया, J पहले निगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, यानी कहने का मतलब कि डायरेक्शन भी 180 डिग्री से चेंज कर गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ही, डायरेक्शन भी चेंज कर गया। इसका एक और एग्जांपल देखिए। ठीक है, इसका और एक और एग्जांपल में लो कि मान लो कि अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ भी मान लीजिए 5 है, एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ऐसे इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी, अब देखिए, अब यूनिट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है अभी, क्योंकि आपको उसका आवश्यकता ज्यादा है नहीं, है ना। अगर लिखना चाहो तो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान दो, मान लो कि कोई चार्ज था जो कि
3 था। इसका यूनिट कूलम होता है, ठीक है, ना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं, यूनिट वगैरह कोई खास ये नहीं, ठीक है। तो आपको हमने अभी बताया कि F बराबर होता है QE, तो QE, तो Q कितना है 3 है और E क्या है 5 है, तो ये जो हो जाएगा इसका यानी F का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 गुने 3 15। तुम बोलोगे सर ये -3 है, अरे भाई हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं, तो मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। निगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा डायरेक्शन इसका देखेंगे तो डायरेक्शन कैसा होगा वो देखते हैं, है ना। थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, लिख ही लिए होंगे। चलो ठीक, अब देखिए डायरेक्शन मैंने कहा कि 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा, ठीक है। यानी 180 डिग्री से चेंज करना यानी कि ऐसा हो जाएगा, वो ऐसे था 37 डिग्री बना रहा था, तो 180 से जब चेंज होगा तो वो सीधे ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सीधा ऐसा हो जाएगा। ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो फोर्स किधर हो जाएगा सीधा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा इसके साथ देख लो भाई, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक ये 180 डिग्री है और उसमें 37 डिग्री और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला एंगल हमने थोड़ा सा देखिए ब्लू चौक से ऐसे कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है ये वाला एंगल ये मान लीजिए कि थीटा है ना, किसका एफ का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो मान लीजिए कि थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री बराबर बोलो क्या भाई 217 डिग्री, ठीक है ना। यानी अब फोर्स देखिए एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री ही बना रहा था आपको एक्स एक्सिस के साथ, जबकि फोर्स कितना बना रहा है 217 डिग्री बना रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज मैंने कहा कि अगर किसी वेक्टर को आप निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा ही, डायरेक्शन भी 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा। अगर वही स्केलर पॉजिटिव होता तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करता, डायरेक्शन वही रह जाता, ठीक है। चलो कोई ठीक, लिखिए इतना, उसके बाद ये करते हैं आगे। चलो देखो, तो हमने कहा कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अब जो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर, यानी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि वेक्टर को अगर वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करें तो दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होता है हमें, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक वेक्टर प्रोडक्ट
जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो मैंने लिख रखा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर आपको दो तरीके का होता है, पहला स्केलर प्रोडक्ट और इसी को आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को आप कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। ठीक है, इस पर आते हैं, डॉट प्रोडक्ट पे आते हैं। तो इस पर आते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक देकर लिखा है, यानी एक नंबरिंग है इसका, यहाँ पे एक देकर रखा है, एक देकर लिखे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्चुअली में कि आपको a डॉट b मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b विद देयर कोसाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमने कहा डॉट प्रोडक्ट का मैंने डिफिनेशन लिखा कि a डॉट b मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b विद देयर कोसाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का, वो क्या है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का और दोनों के बीच जो कोण होगा उसका कॉस थीटा का गुणनफल है या तो मल्टीप्लिकेशन है, उसे ही क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, है ना। यानी कि a डॉट b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a गुने मैग्नीट्यूड ऑफ b गुने कॉस थीटा, a और b के बीच जो एंगल होगा उसी का कॉस थीटा। ठीक है, यानी a डॉट b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a गुने मैग्नीट्यूड ऑफ b गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन, a और b के बीच जो एंगल होगा उस एंगल का कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a गुने मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या, मान लो कि अभी में ऐसे ये थीटा, मान लीजिए कि वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b ऐसा है। ठीक है, वेक्टर a और b के बीच में एंगल अभी अगर थीटा था तो a डॉट b बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a गुने मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। दैट्स इट। ठीक है, यही आपको डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो मैंने अगला पॉइंट लिखा है कि रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। यानी कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। यानी कि a डॉट b आप करेंगे तब जो ये जो रिजल्ट मिला है ये रिजल्ट क्या है, स्केलर है। यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है भैया, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपको रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। यानी कि दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे a डॉट b करेंगे तो ये जो आपको रिजल्ट मिला है, ये जो रिजल्ट मिला है, ये जो रिजल्ट है ये क्या है, ये स्केलर है। ये जो रिजल्ट है क्या है, स्केलर है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्केलर का मतलब क्या है, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। तो मैंने ये कहा कि इस तरीके से, तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है, मान लो कि एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो भाई। एग्जाम्पल लेने में क्या है, मान लीजिए कि दो वेक्टर है ऐसे, मानिए वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड 10 और ये है वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड 5, थीटा ले लीजिए यहाँ पे 37 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर आपको कहें कि a डॉट b निकालो,
कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 37 डिग्री है ना? तो वही वाला एंगल का कॉस थीटा लिखना होता है। तो देखिए, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, ये वाला लिखिए। अरे चलो यहाँ पे, चलो ऐसे लिखिए, ऐसे क्रॉस नहीं यहाँ पे लिखना चाहिए था, डॉट नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। और देखिए तो दो cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 4/5। 5 में 5 को ले डाला, ये क्या हो जाएगा? 40। ठीक, तो उसी तरीके से और भी सवाल मिल सकते हैं। अभी क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कुछ है अभी, लेकिन फिलहाल अगर ऐसे ही डायग्राम वाले केस में अगर और भी सवाल मिले तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मानो कि अभी में ये है एक्स एक्सिस, ठीक है जी, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। आपको दिया गया है कि एक वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था 30 डिग्री, वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड 3। ठीक, आपको एक वेक्टर जो कि ऐसे, हाँ, जो इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा था 60 डिग्री, ठीक है, ये वेक्टर बी था, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक, अब अगर आपको कोई कहे कि फाइंड ए डॉट बी, है ना, देखिए आपको वेक्टर ए ऐसे था जो एक्स एक्सिस के साथ कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा था, वेक्टर बी ऐसे था जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा था। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5, तो आपको बोला है कि ए डॉट बी निकालिए, तो बिल्कुल आसान है, निकाल लीजिए, ठीक है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है, आसान है, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी मिट जाओ। ठीक, देखिए तो क्या होगा? देखो, तो ये आपको यहां पर, ये आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये है आपको 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। टोटल एंगल यहां से यहां तक ऐसे कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अब कोई सोच रहा है कि अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं, अरे एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ये वाला एंगल कितना है? देखिए, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ऐसे, ये एंगल क्या है? 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री कितना 180 डिग्री है, पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है, और ये इधर में 60 और इधर में ये 30, तो 60 और 30 कितना हो गया? 90। तो ये जो बच गया, ये वाला कोण जो ये बच गया, ये जो बच गया, मान लीजिए कि ये फिलहाल x है, कितना है? x है, तो ये जो बच गया x, उस x बराबर जो तुम लिखोगे वो क्या लिखोगे? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस
30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए ये x जो है, ये x ये 90 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री है। ये 60 प्लस 30 90, 180 में से 90 घटेगा तो 90। ठीक, अब देखो निकाल लो भाई a डॉट बी। तो a डॉट बी करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, पूरा टर्म को 0 कर देगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आ गया समझ में। तो ये डॉट प्रोडक्ट का बेसिक बात था, बिल्कुल ही बेसिक है ये। ठीक है, अब जरा सा देखिए डॉट प्रोडक्ट का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन, IJK वाला देखते हैं। ठीक, डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि आपको इधर वाले डायरेक्शन को I बोला जाता है, इस वाले को J बोला जाता है, इस वाले को K बोला जाता है। एक्चुअली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात कि आपको x y और z म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर। ठीक है, यानी कि इस तरीके से दिख रहा है, देखो इस तरीके से है ना। ये जो ब्लू वाला चौक है ये एक्स एक्सिस है, ये जो पीला वाला है मेरे ड्रेस के रंग का, ये जो पीला वाला है ये वाई एक्सिस है, और ये जो हरा वाला है ये क्या है, जेड एक्सिस है। देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो एक्स एक्सिस है ये y पर भी परपेंडिकुलर है और ये z पर भी परपेंडिकुलर है। ये जो y एक्सिस है x एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है और z एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है। ये जो z एक्सिस है वो x एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि आप यूं कहें तो ये I और ये j और ये k, तो I क्या है, j के भी परपेंडिकुलर है, k के भी परपेंडिकुलर है। j क्या है, I के भी परपेंडिकुलर है, k के भी परपेंडिकुलर है। k क्या है, I के भी परपेंडिकुलर है और j के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, चल ये बात। तो अब देखो हम I j क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। I है यूनिट वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग में, j है यूनिट वेक्टर आपको y एक्सिस के लॉन्ग में, और k है यूनिट वेक्टर आपको z एक्सिस के लॉन्ग में, है ना। अगर किन्हीं को क्या है ये यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, j क्या है, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, और ये यूनिट क्या है, k कैप क्या है जी, a कैप है यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ठीक, चलिए ये बात। अब जब ये बात है तो आपने ये देखा कि i j k सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ये करें i
डॉट आई करें, आई कैप डॉट आई कैप, तो देखो तो ये यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 गुने 1 गुने आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, अरे भैया आई आई है ना, ये देखो ये आई कैप है और कोई और वेक्टर ऐसे लोगे इधर तो उसका भी डायरेक्शन है ऐसा ही आई कैप ही कहेंगे, है ना। तो दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस के बीच या दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है ना। तो आई आई के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो आप लिखोगे क्या cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा ना, 1 गुने 1 और cos 0 का वैल्यू वही 1, तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप लिखोगे j डॉट j, तो ये भी क्या यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 गुने j और j के बीच भी एंगल क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 बराबर 1। आप लिखोगे k कैप डॉट k कैप बराबर 1, ये भी वैसा ही है बराबर 1, ठीक। यानी आपने देखा कि i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1, सबका वैल्यू 1 है ना, सबका मालिक एक, ठीक है जी। वो जो मंदिर में लिखे हुए देखते हो ना सबका मालिक एक, वो नहीं है ये डॉट प्रोडक्ट सबका एक है, ठीक है। चलो तो ये चीज अब देखो जरा ध्यान दो, अगर मैं ये करता अब आई डॉट जे, ठीक है, तो आई डॉट जे करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 है आई का भी जे का भी, लेकिन आई और जे के बीच का एंगल क्या है बच्चा 90 डिग्री। अरे ये आई ऐसे और ये जे ऐसे है ना, एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, पूरा टर्म को 0 कर देगा, ठीक है। अब पूरा टर्म को 0 कर दिया, अब देखो जरा ध्यान दो, उसी तरीके से अगर लिखें j डॉट k, ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू cos 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। और फिर लिखें k डॉट i बराबर 1 इंटू cos 90 बराबर 0। यानी यहां पर भी एक रिलेशन हमें मिला, वो क्या मिला, वो मिला आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0, ठीक है। आई डॉट जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0। अब देखिए इस चीज में आप ऐसे लिख सकते हैं, हम देखो आई डॉट जे जो है, एक चीज और देखो ध्यान दो भाई, इधर आई डॉट जे को हम अगर जे डॉट आई भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री है ना। डायरेक्शन तो यहाँ है नहीं, कुछ डायरेक्शन का मामला है ही नहीं। मैंने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होता है, तो सॉरी स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है।
तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है बच्चा। तो आपको आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही जैसा है। आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं जे डॉट के बराबर 0 ही होगा, जे डॉट के बराबर के डॉट जे बराबर 0, और उसी तरीके से के डॉट आई बराबर आई डॉट के बराबर 0, ठीक। ये चीज यानी डॉट प्रोडक्ट में एक बात आप हमेशा याद रखिए कि आप लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर आप लिख सकते हैं बी डॉट ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक। चलो स्क्रीन पॉज कीजिए, देखिए चलिए देखिए अब आगे, है ना। अब देखिए इसी में आगे हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट, वो तो सिंपल हम वो कर लिए, वो ग्राफिकल टाइप का जो होता है, 2 वेक्टर ऐसे लाइन डायग्राम से दिखाया होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालना कोई टफ नहीं है, जिसका डायरेक्ट एंगल वगैरह दे देता है। खैर टफ तो ये भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो इधर, तो मैंने कहा कि वेक्टर ए जो हमने लिया वो लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेक्टर बी जो लिया वो लिया a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। अब हमने क्या किया, a डॉट b कर दिया। अब जब a डॉट b कर दिया तो बस उसी चीज को लिख दीजिए, a का पूरा वैल्यू ये है तो ऐसा लिख दिया, डॉट b, तो डॉट और b का जो पूरा वैल्यू ये वाला है पूरा हमने ऐसे लिख दिया, a1i प्लस b1j प्लस c1k ब्रैकेट में 1 डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k ब्रैकेट में 1, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या किए कि बारी बारी से सबका एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो देखिए इसका निकालें इसके साथ पहले, यानी a1 a2 i डॉट i, देखिए यहाँ भी आई है यहाँ भी आई है ना, देखिए यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो आपको क्या हो गया, एक्चुअली a1 a2 i डॉट i प्लस a1 b2 i डॉट j, देखिए इससे अब इसमें करेंगे ना, तो ये i है और ये j है, तो a1 b2 i डॉट j प्लस a1 c2 i डॉट k, a1 c2 i और इसमें क्या है k i डॉट k। अब उसी तरीके से फिर देखिए b1 a2 j डॉट i, इसमें j है इसमें क्या है i है, तो j डॉट i है ना, प्लस b1 b2 j डॉट j, देखिए b1 j है b2 j है, तो आपको b1 b2 j डॉट j प्लस आपको ये क्या हो जाएगा b1 c2, और b1 में j है c2 में क्या है k है, तो आपको b1 c2 j डॉट k। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि a1 डॉट a2 क्यों नहीं लिखे, अरे भैया ये स्केलर क्वांटिटी है पूरी तरीके से, a1 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप इसी को लिखोगे ना a1i डॉट a2i, ठीक है, तो उसी चीज को लिख लीजिए a1 a2 इंटू i डॉट i, ठीक है। चलिए हमने यहां तक आए थे, अब देखिए अब इससे तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा c1 c2, सॉरी पहले इससे इसमें करो, तो c1 a2 k डॉट i है ना, तो हमने लिखा है c1 a2 k डॉट i प्लस c1 b2, इसमें k है इसमें j है k डॉट j, और आपको फिर c1 c2 k डॉट k। चलो तो इतना लंबा देखिए, अब इसमें आपको पता है कि i डॉट j जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म गया 0, ठीक है। आपको पता है कि i डॉट k यानी k डॉट i लिखो या i डॉट k लिखो, ये क्या होता है 0 होता है, क्योंकि i और k एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, i j परपेंडिकुलर, तो उसी तरीके से j डॉट i भी 0 है ना, उसी तरीके से j डॉट k भी 0,
ठीक है ना। उसी तरीके से k डॉट आई भी 0 और k डॉट जे भी 0, इतना सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब जो बच गया यही तीनों बच गया, ठीक है ना। तो अब जब यही तीनों बच गया, ये सब बाकी सब 0 हो गया, तो आपको पता है i डॉट आई बराबर भी 1, j डॉट जे बराबर भी 1 और k डॉट के बराबर भी 1, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऐसा, यानी कि आपका जो a डॉट b बराबर आया, आपने तो यही किया था ना, a डॉट b किया था, तो आपका जो a डॉट b बराबर आया वो आया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। यानी ये बात आपको, इससे एक बात पता चला कि आपको डॉट प्रोडक्ट में जो हमें बच जाएगा, जो रिजल्ट मिलेगा डॉट प्रोडक्ट में, जो रिजल्ट मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म वाले डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलेगा, वो बस आई वाले का मल्टीप्लीकेशन आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से। देखो ना भैया, a1 a2 बचा, तो ये क्या था, आई वाला बच गया, जे वाला बच गया, के वाला बच गया, है ना। यानी कि इसमें मल्टीप्लीकेशन करने के डायरेक्ट भी इस तरीके से सोच सकते हो कि आई वाले का गुना आई वाले से, प्लस जे वाले का गुना जे वाले से, के वाले का गुना के वाले से, ठीक है। तो यानी इस तरीके से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो अब देखिए, जैसे इसमें सवाल बाय द वे आपको मिल जाए ऐसे कि वेक्टर a बराबर i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और आपको दे दिया जाए वेक्टर b बराबर 3i माइनस 2j प्लस 3k, ऐसे दे दिया जाए। आपसे कोई पूछे फाइंड a डॉट b, आपसे कोई पूछे कि a डॉट b बताइए, ठीक है। तो a डॉट b बताइए, तो बिल्कुल आसान है a डॉट b बताना, ठीक है। तो a डॉट b जो हो जाएगा वो बिल्कुल आसान है। मैंने कहा कि आप i वाले का गुना i वाले से कर दीजिए, j वाले का j वाले से, k वाले का k वाले से, ये यहाँ पे आया भी ऐसा, ठीक है ना। तो कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा a डॉट b बराबर, यहाँ पे देखिए तो i का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो आपको 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे j क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, -2 है, -2। अरे चलो देखो, -2 प्लस ये देखो k वाले में ये 4 है और ये क्या है, 3 है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस 6 प्लस 12, क्या हो जाएगा, 12 3 15 में से 6 गया 9, है ना जी। यानी a डॉट b क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो, और अच्छा है ना। तो ये चीज हमने देखा कि इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन फॉर्म वाले को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। चल देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये चीज, तो ये जो आपने लिखा a डॉट b जो आपका आया था,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। आप कैसा आया? ये क्या है? क्या ये ऐसा ही है? A डॉट बी बराबर तो हम ये बात भी लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं। और ए डॉट बी बराबर कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा भी लिखें। तो देखिए, तो ए डॉट बी बराबर ये दोनों है कि नहीं है? तो ए डॉट बी बराबर ये दोनों है। जैसे आपको ए बराबर दिया था ना, अभी हमने ए बराबर कुछ लिया था, जैसे हमने ए बराबर ले रखा था कुछ, ठीक है। ए बराबर लिया था A1 I प्लस B1 J प्लस C1 K, और B बराबर क्या लिया था? A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K, ऐसा ले रखा था। तो A डॉट बी बराबर मेरा ऐसा आया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और A डॉट बी बराबर बेसिकली जो हम पढ़े हैं वो पढ़े मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो भाई ये और ये बराबर है, हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? A डॉट बी बराबर ऐसा भी, A डॉट बी बराबर ऐसा भी, तो बराबर है। तो आप लिख सकते हैं ना कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यहां से अगर कोई कॉस थीटा पूछ दे तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये भी पूछा जाता है, इस पे भी सवाल आएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? चलो देखो, ऐसे दिया जा सकता है कि आपको वेक्टर ए बराबर 5i प्लस 4j माइनस 3k, और वेक्टर बी बराबर ऐसे दे दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछे फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। आपको सवाल ऐसे दिया गया कि वेक्टर ए बराबर 5i प्लस 4j माइनस 3k और वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो पूछा गया कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, एंगल बराबर क्या? कॉस थीटा बराबर हमने निकालने के लिए बताया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है ना। ये A1 A2 क्या है? स्मॉल है, ये स्मॉल है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर ए को ही लिखा गया था और वेक्टर बी को, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो आप उसी पर कर लीजिए ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा, आप देखिए कीजिए, A1 इंटू A2 कीजिए, 5 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू माइनस 3, B1 इंटू B2 करोगे तो 4 इंटू माइनस 3
प्लस क्या हो जाएगा -3 इंटू ये क्या है 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लीजिए। तो मैंने बताया ही आपको निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे तो ये क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा 5 का स्क्वायर, पता है ना, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए। ये हो जाएगा 25 16 41 9 50 अंडर रूट बराबर 5√2। सही किया है ना, 25 16 41 9 50। चलो ठीक, अब देखिए b का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 24 9 29 अंडर रूट 29। ठीक, तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लिया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, पुट करोगे यहाँ पे तो 5√2, अरे यार क्या होता है, 5√2 इंटू √29 √29। ठीक है, अब उसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 है ना, 10 -12 -12 है ना, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 10 -12 -12 बाई 5√2 इंटू √29 बराबर जो हो जाएगा 24 में से 10 चला गया है ना, -14 अपॉन 5√2 इंटू √29। ठीक है, समझ में आया। मैंने कहा कि देखो भाई ए और बी के बीच एंगल निकाले तो cos थीटा, और मैंने आपको बताया था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऐसा किए तो फिर जब cos थीटा में हमने ये देखा तो सॉल्व करने के बाद ऐसा आया। ठीक, चलो ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, उसके बाद आगे भी सवाल करवाते हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं, है ना। अब आगे देखो, आप लोग से ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि आपको, अरे यार ये चौक है कि इसमें पत्थर डाल दिया, बताओ मतलब लोग कैसे कैसे लोग होते हैं यार दुनिया में, बेईमानी की भी हद हो गई है। बताओ, तो चौक के साथ बेईमानी कर ले रहे हैं लोग यार। ईमानदारी जैसा कोई चीज रहा ही नहीं दुनिया में, बताओ, कैरेक्टर ही नहीं है लोगों में यार। इतना सीरियस मत हो जाओ तुम लोग, ठीक है, चल कोई बात नहीं, होता है ना।
चलो वेक्टर ए बराबर दिया गया है अगर xi प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर b बराबर दिया गया है 4i माइनस 3j प्लस 4k। अगर बोला गया कि आपको इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, बोला है कि वेक्टर a और b एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो पूछा गया कि आप x का वैल्यू निकालें, हो जाएगा। काफी आसान है ये। अरे अभी तो बताया था भाई cos थीटा वाला फॉर्मूला, उसी पे कर लो ना, आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। देखो करते हैं, चलो बच्चा अब करते हैं ये ऐसे। तो जब करते हैं तो देखो ये बाबा रामदेव वाला नहीं है योग का, करत विद्या है, करने से होता है, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान दो, cos थीटा बराबर मैंने आपको बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। देखो ये अभी हम लिख दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ही याद हो जाता है कि ए वाले का मल्टीप्लीकेशन ए वाले से, सॉरी आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो थोड़ा सा समझदार बच्चा है वो एक चीज और समझ जाएगा, ठीक है। खैर वो बाद में बताते हैं, पहले देखो तो a1 करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स, है ना, यानी x इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा ये 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, होगा ना जी, x इंटू 4, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 4। अब देखो a का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, तो a का मैग्नीट्यूड निकालोगे, चलो अभी ऐसा ही लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर cos थीटा। और बताओ तो a और b एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, मुझे क्या पता सर, बहुत मार खाओगे, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो ये टर्म पूरा उड़ गया, खत्म, 0 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4x माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू आपको माइनस 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 3/2, यानी x का वैल्यू ऐसा आ गया। आई बात समझ में, कर लोगे ऐसा सवाल, कोई टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक। देखो एक सवाल और लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि दिया गया है कि आपको वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k
और वेक्टर बी बराबर दिया गया है i माइनस जे माइनस के। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, तो क्या होगा बताओ। अगर हम कहें कि आप कंपोनेंट निकालिए वेक्टर ए का वेक्टर बी के along में, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ध्यान दीजिए। देखो, आप एक बात बताइए कि हमने कल ही बताया था, मान लो कि ये वेक्टर ए है, इसको बी ले लीजिए, एक्चुअली मान लीजिए कि वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और नीचे वाला वेक्टर बी है। ठीक है, अब अगर मैं ए का कंपोनेंट बी की तरफ निकालना चाहूं, अभी मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ तो एंगल थीटा होगा ही, होगा कि नहीं होगा? अरे उससे भी निकालोगे और बी के बीच एंगल कॉस थीटा के हेल्प से तो कुछ तो एंगल होता है ना वो, तो मान लीजिए अभी कुछ एंगल थीटा है। तो अगर एक बात बताइए, अगर ए का कंपोनेंट बी की ओर निकालना रहे, ए का कंपोनेंट किधर, बी की ओर, तो क्या आ जाएगा, ए का कंपोनेंट बी की ओर हो जाएगा ए कॉस थीटा। ए का कंपोनेंट बी की ओर क्या हो जाएगा, बी के लॉन्ग में, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग में क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना भाई, मैंने बताया था कि आपको वेक्टर जिस पे पड़ा रहता है उधर उसका कंपोनेंट होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यानी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी ये बी को एक्सिस ही मान लीजिए ना, बी वेक्टर बी जो है भी एक एक्सिस ही है, ये कोई एक्स एक्सिस नहीं है, ऐसे हमने दिखाया है सिर्फ। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा और व्हाट, ए कॉस थीटा और क्या होगा, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब ऐसा पढ़ा है तो आपको क्या चाहिए, एक्चुअली ऐसा ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा ही लिखेंगे ना, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग में। ठीक है, तो एक्चुअली आपको यहां से क्या चाहिए, ए कॉस थीटा चाहिए, यही चाहिए ना, ए इंटू कॉस थीटा चाहिए। तो देखिए, तो ए इंटू कॉस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर ए कॉस थीटा। देखो, तो ऐसा लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, और ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अरे इस चीज के हेल्प से ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, जब ऐसा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जब ऐसा लिख सकते हैं तो इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। अब कुछ नहीं इसमें, ठीक है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो अब जब यानी कि ए कॉस थीटा, ये आपको कंपोनेंट चाहिए था, कंपोनेंट बराबर ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा और क्या, ए डॉट बी बाई बी, तो ए डॉट बी कीजिए उसमें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कोरोना हो गया क्या जी, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या होगा? -7 में से 2 चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 और ये क्या हो जाएगा? √3। यानी a का कंपोनेंट b के लॉन्ग में क्या आ जाएगा? -5/√3। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरीके से कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वेक्टर a का वेक्टर b के लॉन्ग में, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के लॉन्ग में कंपोनेंट ऐसा निकाल सकते हैं। अब बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि हमने ऐसा a डॉट b बराबर ab cos थीटा लिखा तो हमने आपको a cos थीटा और ऐसा क्यों लिखा? अरे भाई a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, वहां पर भी जो हमने लिखा था वो ऐसे ही लिखा था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा था। तो एक्चुअली में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या था? a डॉट b ही था ना भाई, था भी नहीं? ठीक है, चलो ये चीज तो आप इस तरीके से सवाल, ऐसा सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट का सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये डॉट प्रोडक्ट करीब करीब खत्म है। ठीक है, चलो अब मान लो कि दिया गया है एक वेक्टर ऐसे, वेक्टर a बराबर 2i प्लस 4j प्लस 3k, वेक्टर b बराबर दिया गया है 2i माइनस j, बस ऐसा है। ठीक है, और आपको कहे फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b। ठीक है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंपोनेंट के लिए क्या चाहिए? a cos थीटा चाहिए। a का कंपोनेंट b के लॉन्ग में क्या होगा? a cos थीटा होगा कि नहीं होगा? तो a cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a cos थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो a डॉट b देखो क्या आ जाएगा भाई? अब कितने लोग को लग रहा होगा कि सर इसमें तो k वाला है ही नहीं सेकंड वाले में। अरे भाई नहीं है तो उसको जीरो मान लीजिए ना। नहीं है इसका मतलब कि जीरो के भी मान सकते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं यानी जीरो के, यानी इस वाले टर्म का 3 इंटू जीरो करो तो जीरो। ऐसे ही यानी कि अगर नहीं दिया गया है यहाँ पे तो इस वाले टर्म का गुना नहीं होगा, वह सही रह जाएगा। ठीक है, चलो तो अब a डॉट बी कीजिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू -1 अपॉन आपको b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर वाला टर्म ही जीरो हो गया, यानी जीरो। यानी इस वेक्टर के लॉन्ग में कंपोनेंट हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसे भी देखो ना भाई, ये 2i प्लस 4j प्लस 3k है और ये है 2i माइनस j है। ठीक है, तो इस वेक्टर का इधर में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। देखिए आप कीजिएगा 2 इंटू 2 है ना, प्लस 4 इंटू -1, और ये तो 3 वाला तो है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, ये -4 गया। ठीक है, चलो ओके, आज इतना ही, अब अगले क्लास में